कपिल शर्मा शो आने के बाद ये हुआ टीवी पे कॉमेडी शोज आने बंद हो गए। उसके बाद जो भी शो आया वो अपना इम्पैक्ट नहीं डाल पाए। मेरा ये मानना है अगर ज्यादा नहीं सिर्फ 6 महीने अच्छी चीजें दिखाई जाएंगी ना कि देश में सब अच्छा है, लोग एक दूसरे के काम आते हैं, तो लोगों की साइक बदल जाएगी। बुराई बुराई ये वक्ती है और हमको हौसला नहीं खोना चाहिए, क्योंकि गुड और इविल का जो कॉन्सेप्ट है ना, हम किस तरफ है। मुझे अगर कोई गाली दे रहा है तो मैं पलट के गाली नहीं दूंगा। सोशल मीडिया ने और मेन स्ट्रीम मीडिया ने, ज्यादातर लोगों ने, या फिर कुछ सिनेमा जो ऐसा बन रहा है, मैं सबको नहीं बोलता हूँ, उसने एक आम आदमी के दिमाग में ये डालने की कोशिश की है कि ये पर्टिकुलर लोग जो है ना, इस पर शक करो। आप अगर वो अच्छा भी है तो भी शक करो। तो एक वो बीज डाल दी जो डेंजरस है। जैसे TCS का मामला आपने पहले ही सेट कर दिया मामला। अच्छा, पुलिस इन्वेस्टिगेशन होने से पहले ही न्यूज में बता दिया गया कि आम आदमी उसको कैच कर लेता है। जिस तरह की बात की गई जो बियर बाइसेप ने की थी, वो तो थोड़ी सी थर्ड ग्रेड बात थी, बहुत ही बिलो द बेल्ट थी। वो किसी भी सोसाइटी के लिए अच्छी बात नहीं है। तो वो पता नहीं कहीं और से उसने वो बात वो लिफ्ट करके वहां पर बोल दी कूल बनने के लिए। कुर्ला अपनी लैंग्वेज, अपने तेवर के लिए जाना जाता है, तो मैं वो वाला हिस्सा दिखा रहा हूँ। अगर मैं बोलूँ कि कुर्ला में कितने अच्छे लॉयर है तो लोग बोले झूठ क्यों बोल रहा है, या सच है, तो भी वो लोगों को नहीं जानना है। कुर्ला बेस्ट है, कुर्ला अंगार है, बाकी सब भंगार। अगर लोग कहते हैं कि मुस्लिम ज्यादा पिछड़ा है, तो कोई कहता है कोई बेरोजगार है, कोई कहता है कम पढ़ा लिखा है। वक्त आएगा तो आजमा के देखना, इंडियन मुस्लिम सबसे पहले अपनी गर्दन देने को तैयार है देश के लिए। और मैं हैशटैग मुंबई के लिए दुआ करता हूँ खुदा से कि इनको और ताकत फराहम करे, मजबूती दे, ताकि ये अच्छी न्यूज़, सच्ची न्यूज़, अच्छा काम, सच्चा काम करना जारी रखें और धूम मचा दें। मतलब लूट ले, लपक डाले लोग। हेलो, मैं हूँ रेशमा खान। आप देख रहे हैं हैशटैग मुंबई न्यूज़। आज हमारे साथ है स्टैंड अप कॉमेडियन रहमान खान सर। वेलकम रहमान जी आपके। जी, शुक्रिया। आपको सब जानते हैं, बट फिर भी आज ये पॉडकास्ट स्पेशली इसके लिए कि आपका हिडन चीज़ें लोगों को जाननी थी। सो इट विल बी अ क्वेश्चन लाइक दिस ओनली कि मतलब जो सब जानते हैं, एंड अ पार्ट ऑफ व्हाट इज रहमान खान बिहाइंड द सीन एंड व्हाट इज हिज थॉट्स। आगाज किया जाए। सर, आप कॉमेडी में आप कैसे आए? लाइक हाउ वाज योर जर्नी स्टार्टेड? मैं एक्चुअली एक्सीडेंटली ही आया। मैं बड़ी ईमानदारी से, दयानतदारी से बताया जाए तो एक शो टेलीविज़न पे आता था, द ग्रेट इंडियन लाफ्टर चैलेंज। लाफ्टर चैलेंज जब 1 आया तो मेरे दोस्तों ने कहा कि यार ये ऐसा कुछ शो है और तू कॉलेज में सबको हंसाता था, तो ये तेरे टाइप है, इसको कर ले। तो मेरा ये था कि नहीं यार, तब मैं थिएटर करता था और मेरे लिए थिएटर थोड़ा सा ऐसा लगता है थिएटर ज़्यादा सुपीरियर आर्ट फॉर्म है, ऐसे मेरे दिमाग में था। और मुझे लगा यार थोड़ा सा ये बफूनरी है, थोड़ा सा क्लाउनिश है, या लोगों की नकलें करना, आवाज़ निकालना, ये सब ठीक। मैं उसको थोड़ा सा यूज टू थिंक दैट इट इज़ समथिंग विच इज़ नॉट दैट अप मार्केट। मेरी गलत फहमी थी। सेकेंड सीजन में भी लोग मेरे पीछे पड़े और उन्होंने कहा कि तेरी CD बना देते हैं, ये कर लेते हैं, वो कर लेते हैं। मैंने कहा कि नहीं यार, ये मुझे समझ नहीं आ रहा, ये तो मैं नहीं करूँगा। लेकिन हाँ, थर्ड सीजन में मेरे जहन में एक बात आई कि अगर ये कुदरत का इशारा है तो तीसरी बार जब होगा तो फिर मुझसे कहा जाएगा, तो मैं ये समझूंगा कि मुझे हिंट है कि मुझे ये करना है। ऐसा मेरे एक जहन में ख्याल आया और ये बात रह गई मेरे साथ। और जब थर्ड आया तो मेरे जो दोस्त थे उन्होंने कहा कि बना ले, कर ले। तो मैंने बोला आप ट्राई करते हैं, जो होगा देखा जाएगा। तो इस तरह से जो है वो उसकी शुरुआत हुई। और बेसिकली जो वो क्या कहते हैं ना, वो जो जर्म या कीड़ा जो होता है, ये फनी बोन होता है, वो बचपन से था मेरे अंदर। तो बचपन से ही मतलब दोस्तों को जमा करके हंसाना और कॉलेज में, स्कूल में ऐसी कुछ स्टंट करना, एक्टिविटी करना जिससे अटेंशन मिले, तो ये पहले से था। और फ़नी तो पहले से था मैं, तो वो कहीं अंदर था। बट कॉमेडियन नहीं बनना था मुझे। मुझे कॉमेडी इसलिए करता था कि उससे लोगों का अटेंशन मिलता था, इम्पोर्टेंस मिलता था, है ना, फेमस था स्कूल में, कॉलेज में। और बनना था मुझे एक्टर। बट वो मैं करता था तो मेरे अंदर कहीं था, मिमिक करना, एक्टरों की आवाज़ निकालना, या कुछ लिखना, या फ़नी पैरोडी करना, फ़नी शायरी बनाना, कहीं से लतीफ़ा सुन के आके लोगों को सुनाना, ये सब मेरे अंदर था। तो आप बचपन से थिएटर्स मतलब करते थे, ड्रामास वगैरह? बचपन, हाँ, मतलब कॉलेज से ही मैं शुरू कर दिया। जैसे कॉलेज में जब मैं था तो मुझे कहीं अखबार में पढ़ लिया था कि यहाँ पर एक थिएटर ग्रुप आ रहा है, तो यहाँ पर जाके ऑडिशन दे दो। अच्छा, मैं गाना भी लिखता था और गाता भी था। मतलब ऐसा गाता था कि घर वाले बांध देते थे कि आज के बाद गाना नहीं। तो बट मैं छुप के, मजाक के अलावा लिखता था मैं।
तो वो सब थिएटर ग्रुप में उनको लिरिसिस्ट भी चाहिए था, एक्टर भी चाहिए, तो जाके ऑडिशन दे दिया, सेलेक्ट भी हो गया। तो थिएटर के काम जो है कॉलेज के ज़माने से शुरू हो गया। अलबत्ता स्कूल में लोगों को हंसाता था मैं, तो स्कूल में उस जोक्स। टाइम पे इस चीज़ों को इतना सपोर्ट नहीं किया जाता, तो आपने क्या चैलेंजेस फेस किए इसमें? सपोर्ट तो कभी नहीं था, जस्ट आई कम फ्रॉम अ वेरी स्टॉन्च मुस्लिम फैमिली। तो अब्बा जो इसके बहुत खिलाफ थे, अब्बा को लगता था कि मैं कोई भांड का काम कर रहा हूँ। मुझे आज भी याद है कि एक बार अब्बा ने यूपी से फ़ोन किया था, तो घर पे फ़ोन नहीं होते थे, नेबर के यहाँ फ़ोन थे, तो अब्बा उनके यहाँ बस फ़ोन पता चला कि अब्बा बुला रहे हैं, और मैं जैसे ही फ़ोन पे आया उन्होंने पहला जुमला बोला, और क्या क्या चल रहा है, वही ताक दिनादिन, कहीं नाच रहे होंगे अभी भी। मैं बोला यार नाच रहा हूँ क्या। तो अच्छा, फैमिली जो बेसिकली वो इसलिए खिलाफ नहीं थे क्योंकि ये मेरा आर्ट है, क्राफ्ट है, टैलेंट है। एक एक जो है परसेप्शन ये है सामाजिक कि इस फील्ड में बड़ी अनसर्टेनिटी है। आज तो सोशल मीडिया है ना, आज तो बहुत सारे विंग्स खुल गए, जराए बन गए कि आप कुछ ना कुछ कर लो। हमारे टाइम पे तो बड़ी अनसर्टेनिटी थी कि ये करने के बाद लोग स्ट्रगल करते हैं, कुछ नहीं कर पाते, तो इसकी वजह से वो खिलाफ भी थे। और दूसरा, हमारी जैसे आई कम फ्रॉम अ वेरी स्टॉन्च मुस्लिम फैमिली, तो ऐसा तो कुछ था ही नहीं सिस्टम, कोई था ही नहीं मेरे घर में, मेरे ख़ानदान में कोई नहीं आया इसमें। तो मैं एक अकेला जो कच्ची सड़क पे निकल गया, तो जिसकी वजह से थोड़ा सा बैकलैश था। बट धीरे धीरे जब सक्सेस मिलनी शुरू हुई तो अल्हम्दुलिल्लाह घर वालों ने एक्सेप्ट कर लिया कि हाँ चलो ठीक है यार, सही कर रहा है, पैसे भी आ रहे हैं, तो सही हो गया। ओके, तो अल्हम्दुलिल्लाह, लाइक नाउ यू आपके स्ट्रगल सब जानते हैं, कोई छुपा हुआ नहीं है। तो हैव यू फेस एनी फाइनेंशियल ऐसा स्ट्रगल आपको फेस करना पड़ा? क्योंकि आज हम देखते हैं आप बहुत सारे यूथ को बिहाइंड द सीन सपोर्ट करते हैं, आप हाँ इनकरेज करते हैं थिएटर के लिए भी। हाँ सो ऐसा कुछ आपने फेस किया है जो आप इसके लिए आज आप मोटिवेट होते हैं उस चीज़ के हाँ, लिए? स्ट्रगल तो ये था, पैसे तो मिलते नहीं थे घर से, हम्म। तो मुझे करना है, तो फिर वो मैं उसके लिए क्या करता था कि मैं स्कूल्स में, कॉलेजेस में आके थिएटर सिखाता था, ड्रामा सिखाता था। तो उसमें मुझे जो भी पॉकेट मनी मिलती थी उससे मैं अपनी जो भी एक्टिविटी करता था, वही मेरा पैशन था। घर से तो पैसा नहीं मिलता था, और ना ही घर से मुझे कभी मुझे म्यूज़िक सीखने का बड़ा मन था, गाना सीखने का मन था। तो मैं घर से बोला भी मैंने, तो फिर वो यहाँ वहाँ हो गई बात कि अब पैसे कहाँ से मिलेंगे। ऐसा नहीं था कि मेरी फाइनेंशियल प्रॉब्लम थी घर में, हमारा कारोबार था, तो बट मेरे वालिद साहब इसके टोटली अगेंस्ट थे। तो फाइनेंशियल सपोर्ट मिला नहीं, और ना ही कोई मॉरल सपोर्ट मिला इस काम के लिए, क्योंकि उनका ये था कि घर का कारोबार कर लो, घर का। वो भी ठीक है, वो अपने हिसाब से सही बात कर रहे थे, बट हम जो थे वो ये है कि जो चस्का लग गया, जो जुनून सवार हो गया, और ये जो आर्टिस्ट का जो एक जुनून है वो बहुत अलग है। फिर वो कहीं वो उसको और कुछ अच्छा लगता नहीं। जॉब फेयर में गया था, मुझे एक याद है, मेरे भाई ने वो ढूंढ के लाया कि तू कुछ करता नहीं, ये जॉब फेयर लग रहा है, ये कलीना में, यहाँ पर चले, कलीना, कलीना यूनिवर्सिटी में, राइट, वहाँ पर एक जॉब फेयर है। यूनिवर्सिटी में था कि बीकेसी में था, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं, काफ़ी टाइम हो गया। वहाँ जा, वहाँ कुछ ना कुछ जॉब मिल जाएगा। अब मैं गया अनमने, बेमन, आधे मन से, और वहाँ गया, मैं जॉब भी कहीं एक दो जगह मिल गया। उन्होंने बोला कि हाँ ये काम है, और वो काम होने के बाद वो पर्चे वर्चे मेरे हाथ में बहुत सारे थे, दो तीन जगह जॉब मिल रहा था फेयर में। और मैं बैठ के ये सोच रहा हूँ, तू ये काम करने के लिए पैदा हुआ है, तू यस सर नो सर करेगा, तू जॉब करेगा। बोला गया सब तेल लगाने उसको मैंने वहीं फेंका, और घर में जाके झूठ बोल दिया, कुछ था ही नहीं वहाँ पे, क्योंकि वो करना ही नहीं था मुझे। अगर मैं कहीं जॉब कर लिया था, कॉल सेंटर में भी गया था मैं काम करने के लिए, ओके। और कॉल सेंटर में सेलेक्ट भी हो गया मेरा। आज मैं वो कुछ एक्सेंट में लोगों से कुछ फॉर्म भरवा रहा होता है, कि दवाई बिछवा रहा होता है, कि पता नहीं कोई कुछ करवा रहा होता है। लेकिन ये मतलब बोलते ना कि जैसे हमारे यहाँ कहा जाता है कि जो आदमी जिस काम के लिए पैदा किया जाता है उसके लिए वो काम आसान कर दिया जाता है। तो मेरे लिए शायद मुझे यही आता है, कुछ आता नहीं, तो मेरे लिए राहें बनती गई और मैं यहाँ चला गया। बट हाँ, जद्दोजहद बहुत थी, और शायद वो एक शेर है ना किसी का, कि ठोकरें खाकर ही संभलता है मुसाफिर का नसीब, राह के पत्थर तो अपना फ़र्ज अदा करते हैं। तो पत्थर वत्थर ज़रूरी, कंकड़ पत्थर, वो ठीक है, वो काम दिया वो सब मुझे। टीवी शो से आप डिजिटल प्लेटफॉर्म पे ट्रांसफ़र हो गए, तो हाँ। ये जर्नी इजी थी या आपके लिए डिफ़िकल्ट थी, या आपने ये मूव खुद डिसाइड किया है? नहीं, टीवी पे कैसे, टीवी वॉज डन एंड डस्टेड, ऐसा हो गया था, क्या क्या करेंगे टीवी पे। टीवी पे मतलब सब कुछ हो चुका था, और टीवी पे कोई क्रिएटिविटी नहीं बची थी। और दूसरा, टीवी पे जैसे मुझे याद है, लाफ्टर चैलेंज, कॉमेडी सर्कस, कॉमेडी का महामुकाबला, नौटंकी द कॉमेडी थिएटर, मैड इन, बहुत सारे शोज़ मैं कर चुका था। जब कपिल शर्मा शो आने के बाद ये हुआ, टीवी पे कॉमेडी शोज़ आने बंद हो गए। उसके बाद जो भी शो आया वो अपना इम्पैक्ट नहीं डाल पाए।
और वो शो बहुत ग्रेट शो बन कर आया, और कोई कंपैरिजन में कोई शो नहीं आया, और ऐसे ही साइडी शोज आए। और फिर मैंने एक स्टैंड अप किया था टीवी पर, मज़ेदार स्टैंड अप था वो, इस्लामोफोबिया पर स्टैंड अप था वो, कि एज ए मुस्लिम आई हैव टू फेस द म्यूज़िक। वो एक चैनल था, बड़ा चैनल भी नहीं था, एन टीवी नाम से चैनल था, दंगल नाम का कुछ शो था वो। और वो वीडियो जो मेरा इंटरनेट पे वायरल हुआ, वो टीवी पे नहीं चला वो। और जब मैंने वो एक्ट सुनाया कि जैसे उसमें वो सारी बातें थी कि जैसे बिरयानी खाते हो गया हमेशा तुम लोग, या क्रिकेट मैच में है ना कौन जीतेगा, किसको सपोर्ट करता है, तो इंडिया को कि पाकिस्तान को, तो वो मेरे सारे पेन थे। और जैसे हिंदुस्तानी फिल्मों में मुस्लिम कैरेक्टर को ऐसा दिखाया जा रहा है कि सर में जो है पूरे मेहंदी का कारखाना खोला, आंख में 40 किलो सुरमा लगाया बीइंग अ हुआ है। मुस्लिम ये सब फेस करना पड़ता है एज अ स्टैंड अप कॉमेडियन हाँ भी हाँ, आपको, ये भी एज अ फेस करना पड़ता परफॉर्मर। है, हाँ बिल्कुल। वो सोसाइटी का हिस्सा है, हमारी सोसाइटी में कुछ चीज़ें हैं जो ठीक नहीं है। बट ये मैं नहीं कहता कि सारी सोसाइटी इन टोटालिटी बुरी है, कुछ लोग हैं जो इस तरह की चीज़ करते हैं। तो मैंने उसमें से ही जो है, जब वो स्टैंड अप मैंने डाला टीवी पे, तो वो स्टैंड अप बहुत वायरल हुआ। एंड कमिंग बैक टू योर क्वेश्चन, और वो वहाँ से ये हुआ कि 2017 में ये वीडियो मेरा गया था, और ये फेसबुक पे बहुत वायरल हुआ, तब इंस्टाग्राम नहीं था। तो वहाँ से मुझे एक मोटिवेशन ये मिला कि यार ये मेरा टीवी का एक्ट टीवी पे ना चल के इंटरनेट पे चला है बहुत, और बहुत चला है उस एक्ट की वजह से, मतलब वो उसके शेयर लाखों में हुए। और फिर मैंने 2018 में अपना यूट्यूब चैनल बना लिया। मैंने बोला चलो करके देखते हैं। मेरा पहला वीडियो मेरा था बॉम्बे वर्सेस मुंबई, और वहाँ से मुझे याद है कि उस दिन मुझे लगा कि नाउ आई अराइव्ड, क्योंकि उस शो के बाद मैं लोनावला में एक शो कर रहा था। एक 8th स्टैंडर्ड का बच्चा मेरे पास आया, बोला सर मैंने आपका वीडियो देखा है कल। तो बोला एक मैंने नया फ़ैन बना लिया है, और अभी एक नई दुनिया के लोग आ रहे हैं, जो शायद 14 या 15 साल का लड़का है जो मेरा फ़ैन है, जो टीवी नहीं देखता, इंटरनेट देखता है। और फिर अगले दिन मैं पवई में जा रहा था, मुझे एक ऑटो वाले ने बोला सर आपका वो मुंबई वाला मैंने वीडियो देखा, घाटकोपर कुर्ला मुंबई, और वो वीडियो आपने बनाया था। तो फिर वहाँ से मुझे हिम्मत मिली, और फिर मैं वहाँ से मैंने काम करना शुरू किया। एंड गॉड इज़ काइंड, अल्लाह की के फजल से, उसकी मेहरबानी से जो है इतनी मोहब्बत, इतना प्यार, इतना मोटिवेशन और इतना सब कुछ मिल रहा है कि मैं चल रहा हूँ, सोच रहा हूँ, कर रहा हूँ, बना रहा हूँ। आजकल के जो हालात है कि कोई एक मुस्लिम अगर गलत करता है तो वहाँ पे पूरी कौम को टारगेट किया जाता है। आप बहुत सारे मुस्लिम शो जो परफॉर्मर्स होते हैं उनके शोज भी कैंसिल होते हैं, तो ऐसा कुछ बैकलैश आपके साथ हुआ है, फेस किया है आपने? देखिए लाइक इंटरनेट हेट, जो ट्रोलिंग्स होती है, हेट कमेंट्स आते हैं वो आते हैं, वो आते हैं, बट वो कीबोर्ड वॉरियर हैं, उनका वो बेसिकली जनरल लाइफ में ऐसे लोग हैं जो या तो पेड कर रहे हैं, या फिर वो खामखा वो अपना वेंट आउट कर रहे हैं। मैं उससे बॉदर नहीं होता, क्योंकि मैं समझता हूँ कि दुनिया में दो ही फोर्सेस हैं, रिलीजन सब अपनी जगह पे है, सबके रिलीजन है, हर कोई अपने मज़हब से प्यार करता है। बाय डिफ़ॉल्ट हम लोग अपने अपने मज़हब के, जो जिस मज़हब में पैदा हुआ वो उस मज़हब को सर्वोपरि समझता है। बट गुड और इविल ये चीज़ एग्जिस्ट करती है। हमको ये तय करना है किस तरफ, कौन किस तरफ है, गुड की तरफ है, इविल की तरफ है। और गुड और इविल हर मज़हब में है, चाहे वो इस्लाम हो, चाहे हिंदुइज़्म हो, चाहे क्रिश्चियनिटी हो, चाहे 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 जूडिज़्म हो, कोई हर मज़हब में अच्छे हैं जो मेजॉरिटी में, और कुछ जो इविल फोर्सेस हैं वो हैं, सब में हैं। इसका ये मतलब नहीं कि किसी एक मज़हब को आप मैग्नीफाई कर दिया जाए। तो ये तो एक वेस्टेड इंटरेस्ट के तहत काम किया जाता है, किसके पीछे एजेंडा भी हो सकता है। और इसमें सफ़र कौन करता है पता है? एक आम आदमी जो भोला है, मासूम है, उसको पता ही नहीं है, उसकी लोग सोच ही आते नहीं है। हैं, स्टेज तोड़ देते हैं, एक आर्टिस्ट के शोज कंटे उसके बहुत ज़्यादा वो नुकसान होता है। और लाइक पॉलिटिकली मोटिवेटेड है वो सब। पॉलिटिकली हाँ, वो मोटिवेटेड है। पॉलिटिकली मोटिवेटेड है, और हमको भी फेस करना पड़ता है। ऐसा नहीं होता, कई बार जो आम आदमी होता है, जो 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 शायद वो कार्यकर्ता लेवल पे जो होता है, या फॉलोवर है, ब्लाइंड फॉलोवर है किसी आइडियोलॉजी का, वो कोई भी आइडियोलॉजी, उसको फॉलो करने के चक्कर में वो उसकी अपनी ओपिनियन है ही नहीं, उसकी सोच किसी और की सोच की उतरन है, वो उसने पहना हुआ है। इन पर्सन आप किसी से मिलो तो शायद वैसा नहीं है, उसने कहीं पढ़ा है, कहीं देखा है, उसको साइक किया गया है, और उसको अगर अच्छी चीज़ दिखाएंगे तो वो बदल भी जाएगा। मैं बड़ा होपफुल हूँ। तो ये समाज का ढांचा है हिंदुस्तान में। मेरा ये मानना है, अगर ज़्यादा नहीं, सिर्फ 6 महीने अच्छी चीज़ें दिखाई जाएंगी ना कि देश में सब अच्छा है, लोग एक दूसरे के काम आते हैं, तो लोगों की साइक बदल जाएगी। क्योंकि बाय नेचर हम लोग फितरत से पेसिमिस्ट हैं, नेगेटिव हैं, नेगेटिव इमोशन से ज़्यादा ऑपरेट करता है इंसान, और वो उसी को केटर किया जा रहा है। तो बेसिकली जो है ना, ये बुराई बुराई ये वक्ती है,
और हमको हौसला नहीं खोना चाहिए, क्योंकि गुड और इविल का जो कॉन्सेप्ट है ना, हम किस तरफ है। मुझे अगर कोई गाली दे रहा है तो मैं पलट के गाली नहीं दूंगा। हमारे प्रॉफिट ने जो प्रॉफिट ने सबसे पहले अपनी ज़ात को, अपनी अपनी बात को मनाया, सिफात को मनवाया, फिर अपनी ज़ात को मनवाया। तो उन्होंने जो एग्जाम्पल सेट किया है ना, और हर जगह जितने भी बड़े लोग आए हैं उन्होंने यही किया है। तो उन्होंने एक एग्जाम्पल दिया कि हमको क्या करना है। तो जो लोग इस तरह की बात करते हैं, गाली देते हैं, मैं वेलकम है भाई, तू कब तक गाली देगा। वो है शेर के इधर आओ प्यारे, हुनर आजमाए, तो तीर आजमा हम जिगर आजमाए, देखते हैं ना कौन कितना करता है। तो वो मैं बहुत बॉदर नहीं होता। अब शुरू में होता था मैं कि ये क्या हो रहा है। हाँ, लेकिन दुख कहीं होता है जब सफाई देनी पड़ती है, जब अपने ही लोग हैं ना। अब क्या हो गया है, जो बुरी बात ये है कि सोशल मीडिया ने और मेन स्ट्रीम मीडिया ने, ज़्यादातर लोगों ने, या फिर कुछ सिनेमा जो ऐसा बन रहा है, मैं सबको नहीं बोलता हूँ, उसने एक आम आदमी के दिमाग में ये डालने की कोशिश की है कि ये पर्टिकुलर लोग जो है ना, इस पर शक करो आप। एग्जैक्टली। अगर वो अच्छा भी है तो भी शक करो। बुरा जो है वो तो है ही है, जो 1% से भी कम हर जगह होते हैं। तो एक वो बीज डाल दी जो डेंजरस है। ऐसा नहीं है, हम लोग जिस तरह से एक हर कम्युनिटी का आदमी, उसका कोई, हम लोग कोई भी कम्युनिटी में इतना रिलीजियस कोई भी नहीं है। हर आदमी ये सोचता है अपना घर, अपना परिवार, अपना करियर, अपनी लाइफ, कोई मिशन या एजेंडा पे नहीं चल रहा है। वो चल रहा होगा किसी मुल्क में, किसी अपने ठिकाने पर। तो हर आदमी वो है, ये जो माइंडसेट बना देना ये बहुत डेंजरस है। सर यहाँ पे देखा जाए कि हम ये बोलेंगे कि अनएडुकेटेड लोग ये करें तो लगता है, बट यहाँ पे हम एडुकेटेड पॉलिटिकल लोग, यानी जो एक पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म पे सेटल्ड है, वो लोग इस तरीके की हेट फैलाते हैं ज़्यादातर। हाँ, जस्ट बिकॉज साइक हो गए ना, उनको सुबह शाम बेचारों को दिखाया जा रहा है, उनको व्हाट्सएप में दिखाया जा रहा है, उनको न्यूज़ में दिखाया जा रहा है, उनको सोशल मीडिया में दिखाया जा रहा है। तो आप एक आदमी जिसको ये दिखाया जाए कि यहाँ चोर रहते हैं, यहाँ चोर रहते हैं, यहाँ चोर रहते हैं, तो वो हर बार वो तहकीक नहीं करता। कई बार ये होता है कि जैसे TCS का मामला या कोई भी मामला, आपने पहले ही सेट कर दिया मामला। अच्छा, जब पुलिस इन्वेस्टिगेशन होने से पहले ही न्यूज़ में बता दिया गया, एक आम आदमी उसको कैच कर लेता है। अभी जुडिशरी इसमें आई नहीं है, हमारा जो पुलिस जो सिस्टम है, लॉ सिस्टम, वो आया नहीं है। न्यूज़ चैनल ने और आम आदमी ने चला दिया उसको, एक पर्टिकुलर चीज़ को लोग मान लेते हैं। तबलीगी जमात वाले लोग थूक रहे हैं, लोगों ने मान लिया, कोर्ट ने बोला कि ऐसा कुछ हुआ ही नहीं। उसको रफू किसने किया, रेक्टिफाई किसने किया। तो प्रॉब्लम ये है ना कि लोग, आप उनको भोले बोलो या नादान बोलो या ये बेवकूफ़ी है क्या है, क्योंकि आप मान लेते हैं ना, तो बाद में जब वो सफाई आती ना, तो वो फिर वो कवर नहीं हो पाती, तब तक डैमेज हो जाता है। और शायद इसीलिए कुछ लोग कर रहे हैं। लेकिन ये जो है ना, एक 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 जो है ना, एक कानून खुदा का भी है, एक कानून, एक रूल उसका भी है, उसने भी कुछ बनाया है, उसका भी सिस्टम है। दुनिया इंसान नहीं चलाते, वो चलाता है। तो उसकी भी चक्की चल रही है, वो भी सही और गलत छन के आ जाएगा। तो इसकी वजह से उम्मीद का दामन नहीं छोड़ना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। अपार्ट ऑफ दिस, अभी रिसेंट एक बड़ी कंट्रोवर्सी है समय रैना की, द ग्रेट लैटिन शो की। सो उसके बारे में आपका क्या ओपिनियन है? देखिए, कैसा है कि हर तरह के शो आते हैं इंटरनेट पे। समय, पर्सनली मेरा मानना है, समय ही इज़ अ ग्रेट गाय। समय, आप उसकी भाषा और उसका जो तरीक़ेकार है, वो हो सकता है वो अपने जिस तरह की ऑडियंस को वो लोग केटर कर रहे हैं, वो ठीक है, वो एक तरह की ऑडियंस देखती है। बट मुझे वो जेन्युइन कॉमेडियन लगता है, मुझे ऑनेस्ट इंसान लगता है, जितना भी देख के लगता है। मुझे ऐसा लगता है ये आदमी जो स्क्रीन पे है वही बाहर है, वरना बहुत सारे कॉमेडियंस जो सिर्फ कॉमेडियंस होने की एक्टिंग कर रहे हैं। तो वो बंदा ठीक है। हाँ, अलग बात है, उसके शो पे जो कंट्रोवर्सी हुई, मैं उसको सपोर्ट नहीं करता। जिस तरह की बात की गई, जो बियर बाइसेप ने की थी, वो तो थोड़ी सी थर्ड ग्रेड बात थी, वो बहुत ही बिलो द बेल्ट थी, वो किसी भी सोसाइटी के लिए अच्छी बात नहीं है। तो वो पता नहीं कहीं और से उसने वो बात वो लिफ्ट करके वहाँ पर बोल दी कूल बनने के लिए। क्या होता है, प्लेइंग टू द गैलरी करते हैं लोग, उनको लगता है कि यार कॉमेडी शो में मैं कॉमेडी से ज़्यादा फनी बन के दिखाता हूँ। तो वो बात ठीक नहीं। हाँ, आप उसको लाइक या डिसलाइक कर सकते हैं। एक सेक्शन है जो बोलेगा उसकी कॉमेडी अच्छी नहीं है, ठीक है, उसको भी अपनी ओपिनियन रखने का हक है। एक सेक्शन है जिसको पसंद है, उसको पसंद है, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, एज लॉन्ग एज वो सोसाइटी को डैमेज नहीं कर रही होगी और वो बहुत नुकसान नहीं पहुंचा रही, तो ठीक है ना। दुनिया में बहुत तरह की चीज़ें हैं, पॉर्न भी तो है इस समाज का हिस्सा। जो ऐसे ऐसे OTT प्लेटफॉर्म है जो बहुत ही गंदी और घटिया फिल्में आती है, उसकी भी एक ऑडियंस है। तो उसको कुछ तो लाइक कर रहे होंगे जो देख रहे होंगे, कुछ लोग डिसलाइक कर रहे होंगे।
इतना भी नहीं है जितना बड़ा उसको आउट ऑफ द प्रोपोर्शन बना दिया गया था, कि देश में और भी बड़ी बड़ी समस्याएं हैं, और भी बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स हैं, आज भी औरतों के साथ इतनी एट्रॉसिटीज़ होती है, आज भी जो है जो माइनॉरिटी को दबाया जाता है, आज भी बेरोज़गारी, आज भी चीज़ें, महंगाई है, आज भी बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं जिसको सॉल्व किया जा सकता है, जो नहीं किया जा रहा है। समय रहना के प्रॉब्लम को इतना क्यों हाईलाइट कर दिया गया भाई? एंड उनकी क्लैरिफिकेशन वीडियो तो अब सबसे ज़्यादा वायरल है। वो जो अभी जो उसका ने जी जी वो बहुत जेन्युइनली उसने अपनी बात की। जी, उन्होंने जो कैरेक्टर प्ले का कहा है उससे तो सारे के सारे मतलब एक अलग ही फेस निकल कर आ गया है। हाँ, वो बंदा बड़ा बड़ा मुझे ऑनेस्ट लगता है, उसका अप्रोच बहुत ऑनेस्ट है, जेन्युइन इंसान लगता है। जो उसने जो भी स्टैंड अप तो लगा ही नहीं जो उसने सुनाया अभी, जो स्टिल अलाइव, जो मैंने भी देखा, मैंने 2 हिस्सों में देखा उसको, और मुझे बहुत अच्छा लगा। और बहुत जो पेरेंट्स वाली बात उसने करी, देखो ये बात, आप मज़े की बात बताऊं, उसके जैसे फादर सन का रिलेशन, बेटियां तो ऐसी होती जो बाप के फादर के साथ या उसके साथ वो थोड़ी एक्सप्रेसिव होती, इमोशनल होती। जैसे बच्चा लड़का बड़ा होता है, वो थोड़ा सा एक डिस्टेंस करने लगता है, वो एक थोड़ा सा फादर से, माँ से तो होगा, उसकी एक बात कि अपने फादर को आई लव यू बोलो, पता है कितने बच्चों ने जाके अपने फादर से एक्सप्रेस किया, एक कितना बड़ा काम किया। लाइन, बहुत बड़ी लाइन जो थी वो एक्चुअली बोलते ना एक इनविजिबल हो गई उन लोगों के बीच में। तो कितना कितना उसने काम किया है, आपने देखो, बहुत अच्छी बात है कि उसने, आप उसकी एक गाली से उसको जज नहीं कर सकते। ठीक है, उसकी एक ऑडियंस है, आप मत देखिए, आपको वो देख रही है ना, समाज में गाली है तो क्या समाज को बदल देंगे आप? हाँ, मुझे ये तय करना है। अच्छा, ये कॉमेडियंस जब क्या कहते हैं, शादी का शो करते हैं या टेलीविजन पे करते हैं तो क्लीन करते हैं। हाँ, मेरा ये स्टैंड है कि मैं इस तरह की कॉमेडी नहीं करता, क्योंकि मेरी शुरू से मेरा स्टाइल ये रहा नहीं, और मेरी एक अपनी ऑडियंस है, और मुझे ऐसा लगता है गाली दे के हंसाना मेरे लिए थोड़ा सा आसान है। अगर मैं एक कसवर्ड लगा दूँ तो मेरी पंच में बहुत वेट आ जाएगा। मुझे ऐसा लगता है ये आसान है थोड़ा सा, और ना ही मेरा लिंगो है। मैं अपनी ज़ाती ज़िंदगी में इतनी गालियाँ वालियाँ देता नहीं। हाँ, किसी को कोई टेम्पर का एक मूड से माइंड सेट है तो किस वक्त निकल जाए, बट मेरे अपना मेरा वो है नहीं, तो मेरे अपने स्टैंड अप में भी नहीं आता है। उनकी बातचीत में है, उनके स्टैंड अप में आ जाता है, बस इतनी सी बात है। सर आप कुरला से बिलोंग कर, ओके। हाँ, अब पूछो कुर्ला की बात। आप कुरला से बिलोंग करते हैं और आपका रीसेंट एक वीडियो कुरला के जो बहुत से लोगों ने इसको नेगेटिव लिया कि आपने कुरला के बारे में एक ऐसा फेस बना के एंड इट बिकम वायरल, तो बहुत सारे लोगों ने आपसे क्वेश्चन पूछा होगा, बट स्टिल अगेन हेयर सेम क्वेश्चन फॉर यू। नहीं, एक्चुअली मैंने मज़े की बात बताऊँ आपको, कि मैं कुर्ला में पैदा हुआ, कुर्ला का कल्चर मैंने देखा। कुर्ला में हर एक एक बंदा, एक नॉर्मल बंदा इतना विटी है ना, मैं आपको बता नहीं सकता। उसको हंसा नहीं रहा है, वो बोल रहा है ऐसे कि आपको हंसी आती है। अभी जैसे मुझे याद है बचपन में उसने बोला वो असलम कहाँ है, तो बोलता क्या, बोला कहाँ है, बोले कहाँ है, तो कौवा बोलता है छोटे। अब वो मैं उसकी बात सुन के मैं हंसता रहा कि कहाँ है। तो वो ऐसी ऐसी बात जो है ना, जैसे मुझे याद है हम कॉलेज से आ रहे थे, मैं साइन में पढ़ता था SIS कॉलेज में, उस वक्त मैं 11th स्टैंडर्ड कर रहा था। हम आ रहे थे साइन स्टेशन से, हम घर की तरफ आ रहे थे, तो कुर्ला स्टेशन पे एक बंदे ने एक उसको क्या कहते हैं, बाखड़ा क्या कहते हैं, वो हाथ गाड़ी, उस पर सेब रखे हुए थे। तो मेरे फ्रेंड ने सेब उठाया और सेब रख दिया और जाने लगा, तो वो बोलता है ओ डॉक्टर साहब चेक किए। तो उसको फल उठाने को उसने जो डॉक्टर साहब बोला, तो अब देखो वो एक एक हॉकर है या एक दुकान वाला है, तो ये विट वहाँ पर है। अब मैं उसको जब प्रेजेंट करता हूँ ना, तो मैं एज इट इज़ प्रेजेंट करता हूँ, उसमें कोई बुरा मानने वाली बात नहीं। और जैसे कुर्ला में मेरे कई दोस्त हैं जो डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, लॉयर्स हैं, टीचर्स हैं, सोशल सर्विस कर रहे हैं, NGO चलाते हैं। आप खुद अपना एक NGO रन कर रही हैं, बहुत लोग काम कर रहे हैं। लेकिन कुर्ला अपनी लैंग्वेज, अपने तेवर के लिए जाना जाता है ना? तो मैं वो वाला हिस्सा दिखा रहा हूँ। अगर मैं बोलूँ कि कुर्ला में कितने अच्छे लॉयर हैं, तो लोग बोलेंगे झूठ क्यों बोल रहा है, या सच है, तो भी वो लोगों को नहीं जानना है। तो जो वहाँ मज़ा, अगर मैं ये बोलूँ कि वहाँ पर डॉक्टर साहब सबका बहुत अच्छा इलाज करते हैं, तो इसमें मज़ा तो नहीं है। जोक बनेगा कहाँ? जोक बनता है, जैसे मेरा एक ड्राइवर था, मेरी गाड़ी के बोनेट पे एक लड़का बैठ गया, और वो आया और जैसे ही मारा तो उसने लड़कों को एक झापड़ मार दिया, बोले चल उठ और फास्ट फास्ट चल, ओलंपिक ले चल चल।
जैसी वो पलटा, ये पलट क्या रहा है, काजो ले गए तू, चल चल। तो अब उसकी बात मैं सुन के हंस रहा हूँ कि काजोले का रेफरेंस है, वो शाहरुख खान का ये पलट है। तो अब हर आदमी इतना विटी है। तो वो जो, जैसे वो एक मेरा वो है कि वो डबल सीट जा रहे थे और उसने वो पुलिस वाले ने रोक लिया था, आरटीओ हवलदार ने कि लाइसेंस दिखाओ। तो वो कहता है चाचा तुम रोज इधर खड़े रहते क्या शाम में? तो बोला हाँ। तो बोले नहीं, अभी शाम में सोचो, अभी ऐसे तुम बिंदास खड़े ले, कभी कोई गाड़ी अपनी नंबर प्लेट पे आई तुमको कुचल के चले गई तो घर वाले पे क्या गुजरेगी जब पता चलेगा तुम गुजर गए? तो बोलता भाई तू जा इधर से जिधर जा रहा है। तो ये तेवर है, इसमें बुराई नहीं है। मतलब मैं बोल रहा हूँ इसको, ये वीडियो इतने वायरल हुए ना, इससे पहले लोगों ने शायद किसी ने किया है, नहीं किया मुझे याद नहीं, लेकिन वो मेरा अच्छा पहला जो मैंने शो किया था वो कुरला में किया था, जिसमें मेरा एक जोक बहुत हिट हुआ था। एक वेन्यू फिनिक्स मॉल में खुला था, वो बंद हो गया हमारे जिस एक उन्होंने किया था। तो वो उसमें मैंने सिर्फ ऐसे ही रैंडमली जोक बोला कि कुरला से कोई लोग आए यहाँ पर, हाथ उठा के बताओ। तो तो कुछ लोगों ने उठाया, मतलब चलो अच्छा हुआ मैंने तो कुरला वाले स्टेज पे आके उठा देते, बोले तो थे भाई, तुम ही तो बोले थे हाथ उठाओ। तो ये मैंने ऐसे ही बोला था। तो ये तेवर है उस इलाके का। तो वो हिट है, वो लोगों को पसंद आ गया। फिर कुछ लोग ये समझते हैं कि बुराई का कोई मकसद ही नहीं है। भाई मुझे तो बहुत हैपनिंग जगह लगती है, मुझे बेस्ट जगह लगती है, क्योंकि मैं वहाँ पैदा हुआ हूँ। जितना कंटेंट मैंने वहाँ देखा है, जितने लोग वहाँ पे फनी हैं, अच्छा जितना लोग समझते हैं वहाँ झगड़ा करने वाले लोग बहुत हैं, लेकिन भाई साहब मैंने ऐसे ऐसे लोगों को देखा है कि अगर कोई मुसीबत में इसी कोविड के वक्त अपनी जान की परवाह किए बगैर है ना, उसके लिए भाग रहे हैं लोग। मतलब ये जो जज्बा है ना, सिर्फ ये नहीं कि लड़ाई झगड़ा गाली गलौज या ये वो, ऐसा नहीं है। मैंने इरिस्पेक्टिव, मैंने ऐसे ऐसे खुद भूखे हैं, लोगों को खिलाने का बंदोबस्त कर रहे हैं। इसी ये जो मुस्लिम एरियाज में मैंने देखा जी है। जी। बाकी लोग तो डरते थे, लोगों को मैंने ऐसे देखा कि अपने घर वालों की बॉडी नहीं उठा रहे हैं हम्म, कि यार मुझे हो जाएगा, इनको अपनी पड़ी नहीं है, अरे भाई है। तो ये वाला भी है, क्या है बेसिकली जज्बात। जज्बात। जज्बात जो है ना, किस तरह से ऑपरेट करे, जज्बात जब ज़्यादा हो जाते ना, तो वही गुस्सा भी है, वही ह्यूमर भी है, वही हेल्पिंग नेचर भी है। तो वो है, वो तो है वो। तो ये मेरी अपना मतलब जो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू था। मैं तो भाई मेरा कैमरा कौन सा ये है ना, तो भाई मैं कुर्ला बेस्ट है, कुर्ला अंगार है, बाकी सब भंगार है, ये वीडियो में बोलता हूँ। ओके। सब बहुत सारे एक्टर्स आपकी तारीफ करते हैं, तो उसमें एक था कि स्ट्रेट फेस डिलीवरी जो आपकी बहुत यूनिक है, तो ये कैसे डेवलप हुआ आपने? वो मेरे फादर मेरे फादर का भी सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत ख़तरनाक हुआ करता था। वो कुछ ऐसी बात बोलते थे कि हम लोग हंस देते थे। अच्छा, व्हेन यूज्ड टू बी एंग्री, तभी भी वो ऐसा कुछ बोलते थे कि जैसे मुझे याद है एक बार मेरे घर पे फ़ोन आया। तो अब पहले ऐसा होता था, मोबाइल फ़ोन नहीं होता, तो अब कौन कर रहा है पता नहीं। तो मेरे फादर ने उठाया, वहाँ आपने मेरे फादर ने बोला हेलो हेलो हेलो, आवाज़ नहीं है। बोले मर गए क्या? अब वो इतना सीरियसली बोलते थे कि हम उनको देखते थे। तो ये सब स्टाइल था। तो एक बार मुझे याद है कि हम बचपन में, मेरा भाई इरफान, उसने बोला कि यार मैं अजमेर जाना है मुझे। तो अब मेरे अब्बा ऐसा है कि अब अजमेर जाओगे, दोनों जाओगे, बहुत खर्च होगा। तो अब्बा हम लोग को जल्दी कहीं जाने का परमिशन देते नहीं थे, घूमो इधर उधर। तो मेरा दोस्त ने बोला, आफ्ताब ने, कि मैं समझाता हूँ तेरे अब्बा को, मैं समझाता हूँ। तो उसने आके बोला कि चाचा वो इरफान का अजमेर जाने का मन बोल रहा है। बोला बेटा मेरा हज पे जाने का मन बोल रहा है, तो मन से तो नहीं होता है। तो मेरे फादर साहब का ऐसा विट था ना कि बहुत ही स्ट्रेट फेस वो बोलते थे। तो वो देखा हुआ था, उससे इम्प्रेस था। और वो पता नहीं शायद मेरे अपने सिस्टम में आ गया होगा। और शायद जिनसे मैं इम्प्रेस हुआ शुरुआती दौर में, जैसे उसमें बहुत तो बड़ा ये नाम है। सुनने के बाद ये लग रहा है कि जोक्स आप मतलब लिखते हो कि आप स्पॉन्टेनियस लगता है आप स्टेज पे वो करते दोनों हो? दोनों होता है, दोनों भी लिखता होता भी हूँ और स्पॉन्टेनियसली भी। मैं स्पॉन्टेनिटी पर चलता हूँ बहुत, जब मैं आई परफॉर्म लाइव। तो उस वक्त जो कुछ घट रहा होता है ना, मैं उसको वहीं से उठाने की कोशिश करता हूँ और उस पर अपना टेक लेता हूँ तो और वो लिखता भी सबसे हूँ। मतलब बेस्ट जो सच्चाई पे जो परफॉर्म करते हो आप या क्रिएटेड, ये मतलब क्या सोचने पे क्या मजबूर करता है आपको, मतलब लाइक बनाने के लिए जोक्स? जो चीज़ मुझे बॉदर करती है, जो चीज़ मुझे परेशान करती है, मराठी में असं म्हणतात की त्रास देत आहे तुम्हाला। अब देखो मराठी बोल रहा हूँ, हालांकि मैं ऑटो, ओला, रिक्शा, उबर नहीं चला रहा हूँ, मेरा बैच भी नहीं बना हुआ है, लेकिन मराठी मुझे आती है।
आती भाई साहब बहुत महाराष्ट्र हूँ, मी धरतीपुत्र आहे, भूमिपुत्र आहे, बहुत दोघस. तो वो बेसिकली जो मेरा फ्रस्ट्रेशन है या मुझे जो चीज़ परेशान करती है, मुझे अजीब लगती है कि ये क्या है. ये ऑटो वाले, इनसे अगर पूछ लोगे भाई चेंबूर चलोगे तो बोलेगा मैं घाटकोपर जा रहा हूँ, घाटकोपर बोलोगे तो बोलेगा मैं अंधेरी जा रहा हूँ, अंधेरी बोलो तो बैंड्रा जा रहा हूँ. या फिर क्रिकेट मैच में मुझसे पूछा जाए कि इसको सपोर्ट कर रहा है, या कोई भी बात. जैसे बीच में कोविड आया, लॉकडाउन लगा, तो लॉकडाउन में जैसे मुझे याद है कि मुझे कुछ बात बोलनी थी. जैसे मेरे एक फ्रेंड थे, मैं उनसे मिलने चला गया तो मास्क लगाया था. बोला भाई तू मेरे से मिलने के लिए मास्क लगा के आया है, तेरे को मेरे पे भरोसा नहीं है. बोला ये कहाँ से आ गया यार, चल मास्क उतार, चल जल्दी उतार. तो अब ये इस तरह की बातें जो मुझे ऐसा लगता है कई बार एजुकेट भी करना होता है, कई बार समझाना होता है. फिर जैसे मैंने एक वीडियो बनाया था तबलीगी संघ, जिसमें जमात के लोगों के बारे में ये तो मुझे ऐसा लग रहा था कि यार ये तो बकवास बातें. अब जैसे मैंने एक वीडियो बनाया पहलगाम और उस पर, तो लोग जोक से भी ऑफेंड हो जाते हैं, रियलिटी वाली बातों से भी ऑफेंड हो जाते बिल्कुल, हैं. क्योंकि यहाँ ऑफेंडर की सुनामी बह रही है, लोग ऑफेंड होने के लिए बैठे. इंटरनेट में मतलब एक ऑफेंड होने के कारखाने में काम कर रहे लोग, तो ऑफेंड तो होते ही हैं. बट जो बात आप दियानतदारी से कर रहे हैं, ईमानदारी से कर रहे हैं, सच्चाई से कर रहे हैं, और आपको पता है कि ये ज़रूरी बात है, तो फिर वो अपनी बात अल्लाह हवाले करके छोड़ के आप अपनी बात करिए. दुनिया मतलब प्रोवाइडेड कि आपकी नीयत ठीक होनी चाहिए. तो मैं उसकी परवाह नहीं करता, और मेरा ह्यूमर मेरे प्रॉब्लम से आता है. जो चीज़ मुझे बोलनी है, हाँ मैं ये तय करता हूँ कि मुझे कैसे बोलना है. रिलीजन में जो स्टीरियोटाइप्स है, एक है जो हमारी कम्युनिटी में लोग कुछ चीज़ें गलतियाँ करते हैं. तो कई बार जैसे मैं एक जगह कर रहा था, उन्होंने कहा था यार आप मुस्लिम्स के अगेंस्ट. मतलब यार एक तो पहली आप गलत बात कर रहे हैं, मैं मुस्लिम्स के अगेंस्ट बात नहीं कर रहा हूँ. आपको पता है इस्लाम में पहली जो एक्स्ट्रा चीज़ आई वो है ठूस के खाना, पेट से भूख से ज़्यादा भर के खाना. तो अगर मैंने एक लतीफ़ा बोल दिया कि अगर लोग कहते हैं कि मुस्लिम ज़्यादा पिछड़ा है, तो कोई कहता है कोई बेरोज़गार है, कोई कहता है कम पढ़ा लिखा है. मतलब नहीं, मुस्लिम सबसे ज़्यादा भूखा है, क्योंकि जिस तेज़ी से रेस्टोरेंट्स खुल रही खाने पीने की, ऐसा लगता है बस दुनिया से अनाज ही ख़त्म करेंगे. तो कई बार ये इंसल्ट नहीं, कई बार ये तंज होता है. तंज यानी साटायर. मुश्ताक अहमद यूसुफी कहते हैं कि जो कौम खुद पे हंसना जानती है उसे कभी जवाल नहीं आता. तो कई बार हम लोग अपने भाई को भी बोल देते हैं ना, यार तू कॉलेज छोड़ के बाहर वो लुखे लोग के साथ क्यों बैठा हुआ है. तो इसका ये मतलब नहीं वो उसकी इंसल्ट कर रहा है या उसकी बुराई कर रहा है. वो कई बार वो सुधार के लिए एक तंज भी कर, क्योंकि कॉमेडी में फील गुड गुडी गुडी लवी डवी नहीं होगा. वो थोड़ा सा आपको कहीं टॉन्ट भी होगा, कहीं ऑन द फेस भी होगा, कहीं मजाक भी होगा, कहीं मैं अपना भी मजाक उड़ाता हूँ अपनी कद काठी का या अपना. तो ये तो हो गई, नथिंग अगेंस्ट एनीवन. मैं अंदर से मैं गुड और एविल वाली बात करता हूँ, मैं गुड की ही साइड हूँ. यूनिटी और सोशल इश्यूज में जब भी आपने बात की है, तो बैकलैश ही सबसे ज़्यादा देखने को मिला है. एक मज़े की बात बताऊँ आपको, इसमें वो लोग जो कम्युनल माइंडसेट के ना, वही लोग बैकलैश करते हैं. क्योंकि हमारा टेम्परामेंट जो है ना, एज एन इंडियन, सब लोग यूनिटी में ही बिलीव करते हैं. कोई किसी से लड़ना नहीं चाहता, कोई किसी पर जबर नहीं करना चाहता, सब एक दूसरे पे भरोसा करते हैं. आज भी अगर किसी का एक्सीडेंट हो जाता ना, तो लोग भागेंगे, ये नहीं पूछेंगे कौन से धर्म का है, उसको जाके उठाएंगे पहले. ऐसा नहीं कि टोपी वाला गिर गया तो तिलक वाला नहीं भागेगा, भागेगा. प्रॉब्लम ये है कि आप समाज की अच्छी चीज़ें भी देखो ना, कोई मिशन पे नहीं है यहाँ पर. एक बात ये समझ ले, मैं आपके इस पॉडकास्ट के जरिए बोलना चाहता हूँ कि कोई, ये बहुत बकवास बात है. एज इंडियन हम सब वही हैं जो पहले थे. सिर्फ कुछ अच्छे और बुरे एलिमेंट समाज में, बुरे एलिमेंट्स 1% से भी कम होते हैं सब जगह. इसका ये मतलब नहीं कि सारे के सारे वही हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है. सब वही, हम लोग जो है, कोई बाय डिफ़ॉल्ट मुस्लिम है, कोई बाय डिफ़ॉल्ट क्रिश्चियन है, कोई बाय डिफ़ॉल्ट सिख है. ज़्यादातर 90% या 95%, मैं बहुत कम लोग हैं जो यहाँ वहाँ होते हैं. तो आपका क्या इसमें टैलेंट है भाई? मैं सर्वोपरि हूँ, मैं ही सबसे बड़ा हूँ, मैं ही ग्रेट हूँ, या चालू भाषाएं बोलो कि मेरी ही लाल है. तो इसमें आपका क्या टैलेंट है? आप एक फैमिली में पैदा हुए, एक माहौल में पैदा हुए, एक स्कूल ऑफ थॉट के साथ पैदा हुए, एक रिलीजन में पैदा हुए, इसके लिए वो बेस्ट है और वो वाला बुरा है. तो इसमें आपने कहाँ खोजा कुछ? तो प्रॉब्लम ये है कि इविल थोड़ा सा है, गुड ज़्यादा है. गुड में इविल मत तलाश कीजिए, सबको बुरा मत बनाइए. आज भी मैं आपको बता दूँ,
वक्त आएगा तो आजमा के देखना, इंडियन मुस्लिम सबसे पहले अपनी गर्दन देने को तैयार है देश के लिए। वक्त आएगा तो लोग ये देखेंगे, ऐसी कोई बात नहीं। ईरान के रिसेंट ट्वीट में भी उन्होंने इंडिया के लिए लव दिखाया, पार्ट ऑफ गवर्नमेंट इश्यूज। सो उस पे आपका क्या टेक रहेगा? देखो, ईरान और हिंदुस्तान के संबंध हमेशा से अच्छे ही रहे, हमेशा से अच्छे रहे। और रही बात, क्या होता है कि इंटरनेशनल पॉलिटिक्स ऐसी होती है कि कई बार वो पॉलिटिक्स इतनी कंफ्यूजिंग होती है कि आपको ऐसा लगता है कि ईरान इंडिया का दोस्त है तो इजराइल इंडिया का दोस्त है, अमेरिका कभी इंडिया का दोस्त है, कभी ये लगता है अमेरिका पाकिस्तान का दोस्त है, कभी चाइना इंडिया का दुश्मन है तो चाइना, मतलब कौन किसके साइड है, हर कोई अपनी अपनी कंफर्ट जोन में और अपनी फ़ायदे के लिए ऑपरेट कर रहा है। तो इंडिया और ईरान का कोई झगड़ा था ही नहीं और है ही नहीं। और दूसरी बात, इंडियन लोग जो है वो, जब वो बच्चियों का न्यूज़ आया, छोटी बच्चियां थी जिन पर बमबारी हुई, दुनिया जानती है, सब समझते हैं इसराइल ने जो भी फ़िलिस्तीन के मासूमों के साथ किया है, ठीक है, एक मासूम बच्चों को मारा जा रहा है, उनको धकेला जा रहा है। तो एज ए ह्यूमैनिटी आप देखो ना, मैं समझता हूँ वो इंसान नहीं क्या है जिसके अंदर रहम का जज्बा पैदा नहीं हो रहा है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, जो शख्स दिल की नरमी से महरूम हो गया वो कुल के कुल खैर से महरूम हो गया। तो बेसिकली आप कोई भी इंसान, वो किसी एक आम इंसान के लिए आपके अंदर रहम नहीं पैदा हो रहा है, नफरत ने इतना ओवर पावर कर लिया कि आपको लग रहा है कि यार ये वो मर गया, नहीं भाई, इंसान की वो बच्चियाँ हैं छोटी छोटी। और ये इंटरनेशनल पॉलिटिक्स है और हमको उस पॉलिटिक्स में नहीं पढ़ना है, हम ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पे, हम इंसानियत के साथ है। तो मैं हमेशा जिनके साथ जुल्म हो रहा उनके साथ हूँ, चाहे वो मुस्लिम्स के साथ हो, चाहे वो बांग्लादेश में हमारी हिंदू भाई बहनों के साथ अगर कुछ जुल्म हुआ होगा तो भी मैं उसके साथ हूँ। ये बहुत गलत बात है कि हम मज़हब टोपी देख के किसी का सपोर्ट करें, नहीं, कि जिसके साथ गलत हो रहा है, चाहे वो हमारे कश्मीरी पंडित क्यों ना हो, चाहे जो रिसीविंग एंड पे जिसके साथ गलत हुआ है, जिसके साथ ज़्यादती हुई है, मैं उसके साथ हूँ। ये मैं मैसेज देना चाहता हूँ। ये बहुत ही आज के डेट में मुस्लिम्स को ज़्यादा हाशिए पे लिया जा रहा है क्योंकि शायद इंटरनेशनल पॉलिटिक्स उसी से रन कर रही होगी, शायद वही उनका, क्योंकि शराब हराम करवाई जा रही है, जुआ इस्लाम में हराम है, तो बिज़नेस कैसे ऑपरेट करेगा? आपके बिज़नेस के अगेंस्ट जो एक पूरा धर्म ही है जो हमारे यहाँ चलता नहीं, तो बहुत बड़े बिज़नेस को डैमेज करेगा ना। तो शायद उनका अपना एजेंडा हो सकता है, इसकी वजह से वो हाशिए पे ढकेल रहे हैं। सो अपार्ट फ्रॉम द सीरियस टॉक, अभी आपका रिसेंट ह्यूमरबाज, सॉरी, बेसिकली हुनरबाज से ही ह्यूमरबाज निकाला मैंने, आपने सही पकड़ा है, क्योंकि वो टंग ट्विस्टर है ना, एक वर्ड प्ले, हुनरबाज, ह्यूमरबाज। सो उसमें आप बहुत जगह शो कर रहे हो, तो आपने अपने लिए क्या वो देखा, मतलब लाइक द वे यू चेंज द प्लेटफॉर्म, और जिस तरीके से आप शायरी भी करते हैं, आप कॉमेडी भी करते हैं, फिर स्ट्रेट फेस कॉमेडी है आपकी, बहुत सारी चीज़ें, तो आपने अपनी पर्सनालिटी में क्या चीज़ देखा और लोगों की तरफ अपने क्या एक ऐसा, क्योंकि आपका सोशल मैसेज भी जाता है, तो फिर उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? एक्चुअली ह्यूमरबाज मेरा इसके पीछे मकसद ये था कि मैंने लिटरेचर बहुत सारा पढ़ा, और थिएटर जब मैं करता था शुरू में, इनिशियली वे बिफोर टेलीविजन हैपन टू मी, आई यूज्ड टू डू लॉट ऑफ थिएटर्स। ड्रामेटिक्स में मेरा बड़ा वो था, मैंने मंटो को के पढ़ा, फिर शंकर शेष के नाटक किए, हरिशंकर पारसाई पढ़ा, मुंशी प्रेमचंद और एंथन चिकॉफ, जॉर्ज बर्नार्ड शॉ के भी, और बहुत। तो ऐसा था कि लिटरेचर जो है, लिटरेचर के अंदर ह्यूमर बहुत है, तो मुझे ऐसा लगा यार ये लोगों तक पहुंचाना चाहिए। आज जब थोड़ा इजी कॉमेडी हो रहा है, या कस वर्ड का इस्तेमाल किया जा रहा है, या गाली गलौज के सहारे हंसाया जा रहा है, और इस तरह की इजी कॉमेडी है जो, या फिर रिलेटेबल कॉमेडी जिस तरह से बोल लिया जाए, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि लिटरेचर में बहुत कुछ है। चाहे अब मुश्ताक अहमद यूसुफ़ी का उनका जो भी उनकी लिखाई है, यहाँ के मुश्तबा हुसैन साहब, या यूसुफ नाज़िम साहब, या फिर शौकत थानवी, या पतरस बुखारी, ये जो बड़े नाम है जो ह्यूमर और सटायर के हवाले से उन्होंने काम किया। तो जब मैंने उनको पढ़ा तो मुझे लगा कि यार कंटेम्परेरी स्टैंड अप के साथ इसको थोड़ा सा ब्लेंड किया जाएगा तो एक यूनिक चीज़ निकल कर आएगी, और लोगों को एक दस्तक देनी ज़रूरत है उनके दिल दिमाग पर, कि किताब पढ़ना बहुत ज़रूरी है। वो आपके बेस को मजबूत करती है, आपकी सोच, आपकी समझ, आपके शऊर को दोबाला करती है, आपकी जहानत में इजाफा करती है, आपको अपग्रेड करती है।
तो मुझे लगा कि यार ये एक कॉल है, तो लिटरेचर और किताब की तरफ बुलाने के लिए ह्यूमर का सहारा लिया मैंने, और बहुत बहुत अच्छा रिसीव हुआ। उसको जश्न रेख्ता में किया हमने, NCPUL जो एक गवर्नमेंट की बॉडी है, जो नेशनल काउंसिल ऑफ प्रमोशन ऑफ उर्दू लैंग्वेज, उनके साथ किया है इसको। ये मुंबई के बड़े वेन्यूज़ में, एंड्रूज़ में भी किया है, और उसको बहुत जगह किया। अल्हम्दुलिल्लाह बाय द ग्रेस ऑफ ऑलमाइटी बहुत अच्छा उसको रिस्पांस मिल रहा है, और अभी जारी है उसके ज़रिए हंसाना है। मेरा मकसद, जैसे आपने एक बात की कि मेरा कभी भी सिर्फ हंसाना मंशा नहीं रहता, उसके साथ साथ अंडर करंट एक बात होती है जी। जो मैं उसके ज़रिए बोलता हूँ, चाहे वो आखिर में कोई शेर व शायरी के साथ, या बीच में कोई तंज के साथ, या सरकाज़म के ज़रिए, बट पीछे एक थॉट है। मैं सिर्फ यूं ही नहीं हंसा रहा हूँ। अगर 10 मिनट किसी टॉपिक पे बात कर रहा हूँ तो पीछे एक थॉट है। तो ये मेरा अपना तरीक़ेकार है, समझो जी। आप कह सकते हैं। बहुत सारी कॉमेडीज आपकी कपल्स पे होती है, बेसिकली वाइफ पे होती है, तो इसमें भी आपका कुछ पर्सनल टच है या इट इज डायरेक्टली टू एवरीवन? नहीं, वो कई कुछ मेरे अपने एक्सपीरियंस है। जैसे मैं एक बार अब जैसे मैंने वो एक जोक बनाया था कि वो मैं पहले ही एक्ट में कि मैं वो एक कॉलेज के दिनों में हर कोई होता है कि अब दोस्तों के साथ होता है, फीमेल फ्रेंड्स भी होते हैं, तो आप किसी रेस्टोरेंट में चले गए, तो मैंने पूछ लिया उससे आप क्या खाओगी, तो बोले मैं फालूदा खाऊंगी। बोले फालूदा खाएगी? बोले और क्या खाओगी? तो बोले भुना गोश्त, डब्बा गोश्त। बोले तू लड़की है कि भटियारा है, कौन है ये, मर्दाना खाना क्यों खा रही है? फिर बोला फिर तो माहिम के मेले में भी जाएगी तो इसके बाद। तो अब ये मेरा रियल एक्सपीरियंस था, तो इसको मैंने जो है जोक में डाल दिया। और फिर आसपास है ना, जैसे वो मेरे वो कुरला वाले एक सेट में, जैसे वो पठानी पहन के भाई साहब बैठा हुआ है, और वो उसको कह रहे कि माशाल्लाह आज बहुत गोरे दिख रही ले, क्या बात है, पराठे में फेयर एंड लवली लगा के खाते क्या तुम? तो अब वो ये बेसिकली देखा हुआ, मैंने सुना हुआ है, तो मैं कोई कुछ कम ज़्यादा नहीं कर रहा हूँ। तो सब नहीं बोलते, लेकिन फन, कोई ये बोल रहा है कि आप बहुत खूबसूरत लग रहे हो, तो उसमें मज़ा नहीं आया। लेकिन ये पराठे में फेयर एंड लवली डाल के खा रहे गए, ये तो बहुत अजीब सी बात लगती है मुझे। तो मुझे ऐसा लगता है ये बताना चाहिए लोगों को। तो वो ये ऑब्जर्वेशन है, जैसे ऑब्जर्वेशन बहुत है। आप जैसे वो ऑटो वाले से पूछ लो, आप, मैंने बताया कि आप वहाँ जा रहे हो तो वहाँ जाना है, वहाँ जा रहे हो तो वहाँ जा रहे हो, तो मैं बैठ गया, बोले चल। बोले कहाँ? बोले जहाँ तेरा जाने का मन है वहाँ चल साले, आज वहाँ जाऊँगा तेरे साथ भ्रमण करूँगा। तो ऐसे उबर में आप देखो, उबर में आप ट्रैवल करो ना, तो वो कान में ब्लूटूथ लगा होता है उसके, और वो बात कर रहा होता है, या तो बीवी से बात कर रहा होता है, दूसरे ड्राइवर से, आज कितने का धंधा हुआ, कितना टीडीपी लिए तुम आज, और एक कांस्टेंट बात कर रहा होता है। उसको बोलो भाई बात बंद कर, मुझे बात करना है। ठीक है बात कर लो, लेकिन जब तुम्हारा हो जाएगा तब हमको बता देना कि फिर हमको बात करना है। तो ये किसी भी उबर उसके कान में लगा है भाई साहब, मिशन पे है, ऐसा लगता है बात करने के लिए उसने गाड़ी ली है। तो अब ये ऑब्जर्वेशन है, तो मैं उसको ऑब्जर्वेशन के जरिए जो भी आता है वो भी मैं अपनी कॉमेडी में पेश करता हूँ। बहुत सारे ऐसे NGOs भी है, सोशल प्लेटफॉर्म आपको एज अ ब्रांड एम्बेसडर लाइक अप्रोच करते हैं, तो आप मैसेज ही देख के कर रहे हो, या आपका भी इसमें कुछ समथिंग, कुछ मैसेज या इस तरीके से है? नहीं, मुझे जो जितने मेरा समय, अवेलेबिलिटी, किसी का अप्रोच और टाइमिंग, ये सारी चीज़ें मैच कर जाती है, और किसी की नीयत, और मतलब जो भी डेस्टाइंड है, तो मुझे सबके साथ तो नहीं कर सकता वक्त, तो जिसके साथ हो पाता है मैं करता हूँ। मैं देखता हूँ सामने वाला उसकी नीयत क्या है, उसका अप्रोच क्या है, और फिर मेरा समय भी मैच कर रहा है क्या। तो वो सब देख के मैं क्योंकि हर सीधी सी बात है, कमर्शियल दुनिया तो है, तो जहाँ कॉमर्स का ज़रिया होता है वहाँ भी है, और जहाँ कहीं हल्का हाथ रखना होता है वहाँ हल्का हाथ भी रखते हैं। कहीं मुझे ऐसा लगता है कि नहीं यार, इनको सपोर्ट ही कर देना चाहिए, तो हम सपोर्ट भी करते हैं, जस्ट बिकॉज ऐसे ही तो ऑपरेट होता है। तो बेसिकली मेरा भी ये है कि गिविंग बैक टू द सोसाइटी। आप क्या करेंगे, ये मेरा मेरा पेट, मेरा हाथ, मेरा मुंह, मेरा घर, ये बहुत ही एक नॉर्मल सी टेंडेंसी है कि मैं, मेरा घर और मेरी ज़िंदगी और ये मेरा धंधा, कमाई, बिजनेस, ये नॉर्मल टेंडेंसी है। हर आदमी ऐसे ही है, इसके लिए नहीं पैदा किया गया तुमको। ये कोई कमाल ही नहीं है भाई साहब, ये आप कर रहे हो तो सभी कर रहे हैं। आप, अगर आपने ये देखा कि मैं क्या ठीक कर सकता हूँ, अगर जैसे फॉर एग्जांपल ये न्यूज़ है, न्यूज़ चैनल है, अगर इसने ये सोच लिया कि चलो मेरा बिजनेस ब्रांड ठीक है, लेकिन किसी परेशान आदमी की एक न्यूज़ से उसको इंसाफ दिलवा सकता हूँ क्या मैं कोई ऐसी खबर, किसी की मदद कर सकता हूँ जिसकी कोई सुन नहीं रहा है, तो ये ऐन इबादत में इसका शुमार हो जाएगा। तो ये सोच रखनी बहुत इसकी ज़रूरत है।
मैं भी वही कोशिश करता हूँ, मैं मेरा रोल क्या है, मैं वही कोशिश करता हूँ कि हंसाने के साथ, बिजनेस के साथ साथ क्या आप कर सकते हो, कितना कर सकते हो, तो वो एक लाइट जलती रहनी चाहिए। तो वो बहुत ज़रूरी है। कर रहे हैं, देखो अल्लाह कबूल करे। चलो, आगे सर आपका क्या प्लान्स है, नेटफ्लिक्स या टेलीविजन या समथिंग कुछ ऐसा ऑन गोइंग? टीवी पे तो ऐसा जब भी कुछ आ नहीं रहा है जिसको करने के लिए एक्साइटमेंट पैदा हो। हाँ, और जिस तरह का सिनेमा, जिस तरह की सीरीज वगैरह बन रही है, वो भी अल्लाह अल्लाह, मतलब हे भगवान ऐसा कहना चाहिए कि वो पता नहीं झूठी फिल्में और पता नहीं किस एजेंडा बेस्ड चीज़ें बनती, तो बहुत सारी मूवीज ऐसी आ रही है जो एजेंडे पे है। तो वो ये पता नहीं अब क्या है। अपना एक ज़मीर भी होता है, सारा पैसा नहीं है, कभी मरना भी तो है, इंसान को शायद भूल जाता है वो। ऐसा लगता है फ़ायदा और दुनिया और ज़मीर का सौदा करके जो लोग निकल रहे हैं उनको देखो, शायद उनकी अपनी सोच है, तो बहुत परेशान करती है। लेकिन अच्छा सिनेमा भी है, अच्छे लोग अच्छा काम कर रहे हैं। इंटरनेट की दुनिया ऐसी है जो बहुत बड़ी दुनिया है, जिससे आप बहुत लोगों तक पहुंच सकते हो, तो उस पर बहुत सारा काम बाकी है। बेसिकली एक्टर हूँ, तो एक्टिंग करने का मन है। अगर कुछ अच्छा काम आया लाइफ में तो वो करूँगा, लिखूँगा, डायरेक्शन भी किया थिएटर में, तो मौका मिला तो डायरेक्ट भी करूँगा। तो मेरा जो कुछ है वो मुझ में आया है, सीखा है मैंने वक्त के साथ, वो पहुंचाने की कोशिश करूंगा लोगों तक। जो यंग कॉमेडियंस है, जो यंग स्ट्रगलर्स है, तो उनके लिए आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? पढ़ें बहुत सारा, पढ़ना बहुत ज़रूरी है। भरेंगे तो छलकेंगे, भरना बहुत ज़रूरी है, और ऑब्ज़र्व करना ज़रूरी है। और यंग कॉमिक्स को ओपन माइक जाके देखना चाहिए पहले तो। फिर आप आजकल तो खुशी की बात है कि बहुत सारे प्लेटफॉर्म बन गए, आप जाके अपना टैलेंट शोकेस कर सकते हो 2 मिनट 3 मिनट से 5 मिनट से लेके आधे घंटे। तो आपको ट्राई करना चाहिए, लिखना चाहिए, पढ़ना चाहिए, दूसरों को देखना चाहिए, सीखना चाहिए, ओपन रहना चाहिए और मेहनत करनी चाहिए। मुझे हुल्लड़ मुरादाबादी ने मेरे कॉलेज के दिनों में कहा था कि आप अध्ययन करें, अध्ययन यानी पढ़ें, और अध्ययन सिर्फ किताब का ही नहीं होता है, वो निगाह का भी होता है। तो वो अब देखें, सोचें, समझें, पढ़ें, मेहनत करें, रास्ते बन जाएंगे। मेहनत बहुत ज़रूरी है। एवरीथिंग अबाउट योर जर्नी, आप सबसे ज़्यादा प्राउड क्या फील करते हैं? लाइक आपने सक्सेस पाने के बाद क्या ऐसा चेंज ऐसा आया, या तो फिर आप किस चीज़ पे बहुत ज़्यादा प्राउड फील करते हैं? मुझे अब एक चीज़ की खुशी होती है ना, जब कोई मेरे पास आके ये कह देता है कि यार आपको देख के ना बहुत मज़ा आ जाता है, मैं भूल जाता हूँ अपना, मैं खुशी होती है। तो मुझे ऐसे भी लोग मिलते हैं यार, या फिर मुझे याद है, खैर उतना मैं पॉलिटिकल कॉमेडी अब नहीं कर रहा हूँ, जस्ट बिकॉज ऑफ XYZ रीजंस, क्योंकि नहीं करना चाहते। पॉलिटिक्स पे बात करना एक अलग हाशिए पे ढकेले जाओगे, उसके अपने रिपरकशंस हैं, उसके अपने चैलेंजेस हैं। बट जो भी बात है विद इन द कम्युनिटी, स्टीरियोटाइप्स हमारे अंदर, ये दूसरे लोग जिस नज़रिए से हमको देख रहे हैं वो मैं रखने की कोशिश करता हूँ, सच्चाई। तो वो जो सच्चाई है ना, जैसे यूनिटी की जब बात करता हूँ, तो कई मुझे नॉन मुस्लिम्स या मुस्लिम्स आके बहुत खुश होते हैं, उनको कहते हैं यार यार ये बात हमको कहनी थी, आपने कह दी। तो ऐसी जो सच्चाई वाली बात है ना, गुड, अगेन वही गुड और इविल वाली, गुड वाली बात, तो वो जो भी मैं जितना कर पाता हूँ, और साथ ही साथ जब कोई ये आता है कि यार मैं आपका वीडियो देखता हूँ तो टेंशन भूल जाता हूँ, तो ऐसा लगता है नहीं चलो ठीक है, कुछ तो कंट्रीब्यूट हो रहा है, कुछ तो हो रहा है मुझसे। वो जो ये सिर्फ सोसाइटी के लिए नहीं है, लोगों की मेंटल हेल्थ के लिए भी बिल्कुल देखा जाए बिल्कुल तो। बिल्कुल 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 वही है, वो कोशिश है। वो निदा फाजली साहब का वो शेर है ना, हालांकि वो उनका शेर यूं है कि घर से मस्जिद है बहुत दूर, चलो यूं कर लें किसी रोते हुए बच्चे को हंसाया जाए। तो बेसिकली अच्छा, इसमें कुछ लोग ये सोचेंगे वो कह रहे हैं मस्जिद में मत जा, बच्चे को हंसा। ये बेसिकली शायरी तो एक उसका एक मकसद है। मकसद ये कि यार ह्यूमैनिटी जो है ना, मैं अभी भी मानता हूँ इबादत आपकी इनफरादी है। वो हम जो इबादत कर रहे हैं वो तो ऐन फ़र्ज़ है, जो फ़राइज़ में जो चीज़ें शामिल है वो तो आपको करनी ही है, उससे आप बच नहीं सकते। लेकिन वो ही आपका एक पासपोर्ट नहीं है आपकी आपकी निजात के लिए। आपका पासपोर्ट ये है कि आपने खुदा की रज़ा के लिए, आपने गॉड के लिए क्या किया, आपने जो भी अच्छा अमल किया अपनी वाहवाही के लिए किया है कि उसकी रज़ा के लिए किया है। तो जो आपके और उसके दरमियान है, चाहे कम्युनिकेशन चाहे एक्शन है, उसका लेवल अलग होगा, उसकी मकबूलियत होगी, और वो वही जानता है। तो मेरे ख्याल से वो ज़रूरी है जिसमें आप किसी को, मतलब अगर मैं कोई ऐसा काम कर रहा हूँ कि ये फ़लाँ भाई साहब मेरी तारीफ़ करेंगे कि यार ये रहमान साहब तो बहुत अच्छे आदमी यार, इतना कर रहे हैं, तो वो शायद उसमें वो बात नहीं है।
लेकिन अगर किसी को पता नहीं चल रहा है और मैं वो कर रहा हूँ उसके लिए कि वो उसको ही अच्छा लगे, मेरे रब को पसंद आए, तो वो आपके अंदर गहराई भी पैदा करेगा और वो बड़ा काम हो जाएगा, बड़ी उसकी ही कोशिश है मेरी, ज़्यादातर मैं वही कोशिश करता हूँ। रिसेंट हमने आपको फूड ब्लॉगिंग करते हुए भी देखा, रिसेंटली हमने आपको फूड ब्लॉगिंग करते हुए भी देखा। जी, जी। तो ये एक अलग फेज़ आपका देखने मिला, जिसमें शायरी भी थी, जिसमें एक अलग तरह की तारीफ भी थी और लोगों को टॉन्ट भी था। तो ये वो फन है, वो ऐसी मैंने कुछ है ना ऐसी रैंडम एक बार हमारे दोस्त भी हैं, सीनियर भी है, आशीष विद्यार्थी जी, वो फूड रील्स वगैरह फूड ब्लॉग्स बनाते हैं, तो उनको देख के वो बड़ा मोटिवेशन आया कि यार वो बहुत कहीं भी एकदम कैजुअल जाते हैं, और तो और भी एक दो लोगों को देखा तो मैं लगा यार इसको मैं अपने तरीके से कर सकता हूँ। ऐसे एक दिन हम रिहर्सल कर रहे थे और मेरे दोस्त ने कहा कि वो वर्सोवा में कबाब है, वहाँ जाते खाने के लिए, कुछ बोल देना आप, तो मैंने ठीक है, और वो मैंने बोल दिया और वो लोगों को बहुत पसंद आ गया। तो मुझे लगा यार ये बड़ा मज़े का हो सकता है कि हम खा भी रहे हैं, मैं अपने हिसाब से उसमें, तो अभी एक्सपेरिमेंट के दौर पे रमज़ान में तो बहुत सारा मैंने किया उसको, स्ट्रीट फूड्स को कवर किया, लेकिन उसको करूँगा क्योंकि मैं उसको बहुत इन्जॉय करता हूँ, क्योंकि जायके के साथ अगर हमने आपको देखा भी, आपने डिस्ट्रीब्यूशन में भी आप आ गए थे हाँ साथ में, वो और हम अप्रोच करने के लिए डर रहे थे आपको। नहीं वो मुझे मैंने वही बताया ना कि जब मुझे लगा कि ये ऑनेस्ट अप्रोच है, ऑनेस्ट काम है, ठीक काम है, तो मैं बोला ये करना चाहिए। तो फिर वो हमने जो वहाँ पर किया था बोहरी मोहल्ला में, बहुत मज़े का वीडियो हुआ, लोगों ने बहुत जी, पसंद जी। किया उसको। आपके फैन पेज ने उसको और ज़्यादा भेजा, यानी जो व्यूज़ नेचुरल आए उससे ज़्यादा आपके फैन पेज के व्यूज़ थे, बहुत ज़्यादा, अच्छा, बहुत हाँ शेयर किया गया हाँ, उसे। नहीं वो टचवुड वो बहुत, तो वो भी एक फन पार्ट है, मैं उसको एंजॉय करता हूँ, तो वो करते रहेंगे, उसको भी करेंगे उसको। और जी। ये चैनल हैशटैग मुंबई न्यूज़, जो हाँ, आपने देखा होगा कि ये बेबाक आवाज़ उठाता है और ये ऐसे ऐसे मुद्दों पे काम करता है, लोगों की बहुत मदद पहुंचती है इसमें होने से। बहुत सारी फंड रेजिंग तक का जो न्यूज़ चैनल नहीं करता है वो इसने किया है। रिसेंटली एक बच्ची के हार्ट सर्जरी के लिए इन्होंने ज़िम्मा उठाया, और वो बच्ची एडमिटेड थी, एंड ऐसा था कि बस उसके पास 6 घंटे का टाइम था, बट हैशटैग मुंबई न्यूज़ के चैनल पे जब वो न्यूज़ चली, उस बच्ची को टाइम भी दिया गया, और माशाल्लाह आज वो ठीक होकर एक 3 साल की बच्ची अपने गांव वापस पहुंच चुकी है। तो दिस इज़ द कॉज, ये भी कर रहा है, तो आप इसके लिए क्या कहना चाहेंगे? ये तो बहुत अच्छा काम हैशटैग मुंबई कर रही है, अगर ये काम कर रही है, क्योंकि देखो ये जैसे मैं थोड़ी देर पहले कह रहा था ना कि अपने लिए वो गाना है ना, अपने लिए जिए तो क्या जिए, तू जी है दिल ज़माने के लिए, और जीने की आरजू है तो इस अदा से जी, आलम में तेरे बाद तेरी दास्तां रहे। तो ये जो हैशटैग मुंबई जो काम कर रहा है, ये बहुत कमेंडेबल काम कर रहा है, और ख़ुशी की बात है कि जब भी ये लोग इस तरह के किसी सोशल कॉज करने के लिए आएँ, क्योंकि फ़ंड या जो भी चीज़ें हैं, ऐसा है आप तहकीक करके देख कर, और जो भी इनका जेन्युइन जो भी काम करते हैं उसको सपोर्ट भी करें, और मैं हैशटैग मुंबई के लिए दुआ करता हूँ खुदा से कि इनको और ताकत फराहम करे, मजबूती दे, ताकि ये अच्छी न्यूज़, सच्ची न्यूज़, अच्छा काम, सच्चा काम करना जारी रखें और धूम मचा दें, मतलब लूट ले, लपक डाले ये लोग। थैंक यू सो मच You're सर। welcome.